हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने लगभग 8-10 वीडियो डाले थे जिसमें कुछ आईपी के बीच के टॉपिक चैप्टर उठा के डाले, कुछ सीआरपीसी से, कुछ एविडेंस से थे। दरअसल आज से मैं कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मेजर सब्जेक्ट की, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की। दो दिन में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पर लगातार लेक्चर दूंगा और सेक्शन वाइज दूंगा, मतलब पहले सेक्शन से लगा के आखिरी सेक्शन तक। 2 दिन आईपीसी के आएंगे, इस तरीके से सीआरपीसी के और एविडेंस के। आज मैं आईपीसी पर शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात होती है कि एक अपराध किसको कहते हैं, और अपराध को रोककर ही आप सामाजिक व्यवस्था को अच्छा रख सकते हैं। आप स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसमें कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे, कोई किसी को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाए, और उसको ऐसा करने से रोकने के लिए वो जो भी अपराध करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। ऐसा अपराध शास्त्र का सिद्धांत है। अगर आप देखेंगे, अपराध ये अपने आप में 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसको परिभाषित करने में इतना आसान नहीं है। जैसे अगर आप अपराध पे गौर करें तो अपराध को मोटे तौर पर परिभाषा देंगे, जब एक आदमी दूसरे आदमी के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के राइट्स को वायलेट करता है या उस पर इंक्रोचमेंट करता है, तब ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है और इसका दंड मिलता है। इसलिए अपराध का दंडनीय होने पर ही वो महत्वपूर्ण रह जाता है। लेकिन ये परिभाषा अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। इसलिए कुछ विधिवेत्ताओं ने इसमें सुधार करते हुए ये कहा कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और अपने लीगल ड्यूटीज़ यानी विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है या उसके खिलाफ अपराध होता है, तब उसे अपराध कहा जाता है और ये अपराध दंडनीय होना चाहिए, अन्यथा इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब अपराध शास्त्र की बात करते हैं। अपराध में स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए अपराध की रोकथाम और अपराधी को समुचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी धारणा है। और इसके बिना कानून अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। इसलिए आप ये देखेंगे कि हमारे पूर्व भारत में, मतलब पूर्व भारत से आशय ये है मुगलों के आने के पहले तक, महाभारत काल, रामायण काल और उसके बाद का जो भी पीरियड रहा आर्य संस्कृति का, उसमें दंड की क्या व्यवस्था थी। तो हमें ये दिखता है कि दंड धर्म या पर्सनल लॉ के आधार पर किया जाता था या राजा की मर्जी के आधार पर किया जाता था। अपराध स्पेसिफिक रूप से परिभाषित नहीं थे। हत्या है तो हत्या साफ दिखाई देती थी, लेकिन जैसे आप आईपीसी में पढ़ेंगे, चोरी, लूट, डकैती के लिए 5 आदमी का होना ज़रूरी है कम से कम। तो इस तरह का कोडिफिकेशन नहीं था। अपराध के स्वरूप को देखकर ही दंड दे दिया जाता था। अपराधी की स्थिति में उतना ज़्यादा या ऐसा कोई साक्ष्य फरियादी से नहीं मांगा जाता था। बस एक मोटा अर्थ लगाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो बोलते हैं कि फरियादी को सुनो और अभियुक्त को सुनो, इनको एक सुनकर ही वहीं की वहीं न्याय हो जाता था। इसके बाद मुगल आए, उन्होंने भी इसी तरह की लगभग इसी प्रक्रिया को फॉलो किया है, लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल लॉ को भी इन्वॉल्व किया। सन 1600 के आसपास अंग्रेज भारत आए और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और अपने इंग्लैंड की गवर्नमेंट से यहाँ पर व्यापार की अनुमति मांगी और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को बढ़ाया। व्यापार के बाद उन्होंने भारत में सत्ता अपनी बनाई और धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम कर लिया। और भारतीय समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सामाजिक जीवन में सभी प्रकार के अपराधों को रोकथाम के लिए उन्होंने एक संहिता बनाई जिसका नाम दिया था इंडियन पिनल कोड, यानी ताज़ेरात हिंद भी इसको कहते हैं और भारतीय दंड संहिता भी इसको कहते हैं। मुगलों के जो अदालतें बनाई थी, इसमें काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया था, एक फार्मल प्रोसीजर को फॉलो किया था, जिसमें तामीली, समन्स, वारंट, कुछ ऐसे शब्द टेक्निकल आ गए थे जो मुगल उर्दू या फारसी से जुड़े हुए थे। उनका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी जो भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसमें उनका इस्तेमाल किया गया है, वो बदस्तूर चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे 1837 में, अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद मुगलों ने 1837 में एक आईपीसी का एक प्रारूप बनाया जो 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया और ये 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ और 1862 को इसको लागू किया गया। इस आईपीसी में हर प्रकार के अपराधों को उन्होंने कोडिफाइड किया, क्लासीफाई किया और उसको डिफाइन किया। सामाजिक जीवन के अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, शासन के विरुद्ध अपराध, शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध इत्यादि। अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जो 511 सेक्शन तक यही चलेगा। लेकिन आप ये देखेंगे आईपीसी के सेक्शन 40 में उन्होंने ऑफेंस को भी, अपराध को भी परिभाषित किया। सेक्शन 40 से कहता है कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ इज़ एन ऑफेंस। ये इसमें सेक्शन 40 में बताइए। इसको डिटेल हमें आगे जब ये अपन पढ़ेंगे पूरी आईपीसी सेक्शन 1 से लगा के तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए, कोई भी कार्य या चूक जो कानून द्वारा दंडनीय है उसे ही अपराध माना। अब यहाँ पर 2 बातें बताएं, कार्य यानी एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट और ओमिशन अलग अलग होते हैं। एक्ट
वो होता है जो आपराधिक मन बनाकर किया जाए, उसके लिए होता है। एक्ट के पहले एक व्यक्ति के मन में आती है दुर्भावना, जिसको लैटिन शब्द का प्रयोग किया गया कानून में, मेंस रिया। यानी लैटिन शब्द ये कहता है अपराध की दुर्भावना के बिना अपराध नहीं हो सकता, और मेंस रिया है ये, इसको आईपीसी में कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। इसकी जगह पर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जानते हुए, नोइंगली डू दिस वर्क अगेंस्ट दिस पर्सन, या विथ इंटेंट टू काज इंजुरी या काज हर्ट, ऐसे शब्द, यानी आशय पूर्वक करना या नोइंगली जानते हुए करना, ये माना गया। मैं आपको मेंस रिया बता दूं, मेंस रिया होता है आपराधिक मनोवृत्ति। कोई भी स्वस्थचित्त आदमी सीधे कोई अपराध नहीं कर सकता। जब व्यक्ति के मन में दुर्भावना किसी के प्रति आती है, या उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो किसी व्यक्ति के मन में एक दुर्विचार रखने लगता है और उसके खिलाफ उसको नुकसान पहुंचाने की सोचता है, तब ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के मन में मेंस रिया है। मेंस रिया या दुर्भावना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। मेंस रिया से प्रेरित होकर जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम और वो काम करने का प्रयास, यानी मेंस रिया से या दुर्भावना से प्रेरित होकर आपने अपराध किया या अपराध करने का प्रयास किया और वो आईपीसी में परिभाषित है, तो आपने अपराध कर दिया है और आपको दंड मिलना तय है। ऐसा मेंस रिया होता है। तो मेंस रिया सिर्फ एक दुर्भावना है जो आदमी के मन में आती है अपराध के पहले। एक आदमी है, आपको रोज़ परेशान कर रहा है, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अब आपके रास्ते जा रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन आप उससे परेशान होंगे, बोले मैं इससे बदला लूँगा, क्योंकि बदले लेने की भावना एक आदमी को नेचर ने गिफ्ट की है। कोई लोग टाल देते हैं, कुछ नहीं टाल पाते हैं, और टालने वाले भी एक दिन पक जाते हैं, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो ये स्थिति बनती है मेंस रिया से, जब एक आदमी आपको परेशान कर रहा है। या मेंस रिया जब भी डेवलप हो जाएगा जब किसी व्यक्ति पे आप अनायास किसी की संपत्ति, विकास या किसी भी उसके सामाजिक ओहदे से, चाहे वो उसका शारीरिक क्षमता हो या उसके आर्थिक विकास हो, उसके कस्टम्स हो, उसके मूवमेंट्स हो, उससे आप जलने लगते हो कि इसका आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, यार मेरा नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा डाउन करूँगा, कैसे करूँ। ये जो मन में विचार आया, क्योंकि कानूनी रूप से कोई किसी को डाउन नहीं करता, अपराध करके आप डाउन करना चाहते हो, तो डाउन करने के लिए उसको कोई ना कोई अपराध करोगे। ये उसको नीचा दिखाने की भावना ही एक दुर्भावना है, जिसको कि कानून में मेंस रिया कहा गया है। मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसको बैड इंटेंशन या मेलाफाइड इंटेंशन कह सकते हैं, या इसको आप कहेंगे हाँ, ये इसको मेल इंटेंशन आप कह सकते हो, मेलाफाइड इंटेंशन कह सकते हो, दुराशय जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको मेलाफाइड इंटेंशन। अरे गिल्टी इंटेंशन सबसे बढ़िया शब्द है, जिसको मैं अभी तक सोच रहा था, गिल्टी इंटेंशन कह सकता हूँ। गिल्टी इंटेंशन अपने आप में कोई अपराध नहीं है। गिल्टी इंटेंशन के आधार पर किया गया कृत्य अपने आप में अपराध है, या कृत्य को किए जाने का प्रयास उजागर हो जाए तो भी आप दंड के भागीदार हैं, भले ही आप उसको कर पाएँ या ना कर पाएँ। इस तरीके से एक्ट के द्वारा जब अपराध होता है तो उसमें पीछे ज़्यादातर मेंस रिया होता है। इसके बाद कुछ अपराध होते हैं सडन एक्ट से। सडन एक्ट ऐसा होता है जैसे कि आप जा रहे हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपकी बाइक रास्ते में किसी से टकरा गई और उसने आपको कुछ कटु वचन कहे, कुछ आपने उसको गालियाँ दी, और दोनों में से कोई किसी के खिलाफ अपराध कर बैठा, तो ये सडन क्राइम है। ये यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा तो कोई मेंस रिया था नहीं, मेरे में कोई दुर्भावना थी नहीं, तो मैं अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि आईपीसी में मेंस रिया को कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंस रिया के स्थान पर ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो कोई जानते हुए ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, यानी इफ़ ए पर्सन डू दिस एक्ट नोइंगली और ए पर्सन विथ इंटेंट टू डू दिस, ऐसे शब्द आपको बहुत ज़्यादा आईपीसी में मिलेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका ओमिशन से अपराध कैसे होता है। ओमिशन ऐसा होता है जहाँ पर कि आपका ना तो किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा है और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपना काम करते समय आप लापरवाही बरतते हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति को ऐसा के विरुद्ध आप अपराध कर बैठते हैं या उसको कुछ नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे कि उसको उसके कानूनी अधिकारों पर उल्लंघन होता है। कारण ये है कि आपने अपने लीगल ड्यूटीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पूरी तत्परता से या सावधानी से नहीं निभाई। जैसे आप एक गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, काफ़ी स्पीड में चला रहे हैं, अचानक कोई सामने आया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए और वो ठुक गया। आप ये नहीं कह सकते साहब मेरा तो कोई इसमें मेंस रिया था नहीं, मेरा इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था, मेरा इसको कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं, सब मुझे तो छोड़ दो। ये आईपीसी यहाँ पर नहीं छोड़ती। अपराध हुआ है, हाँ ये ज़रूर होगा कि अपराध इस जगह सडन ऑल ऑफ सडन कोई क्राइम होता है तो, या कोई ओमिशन से क्राइम होता है, उसमें आपको दंड कम मिलेगा, ये हो सकता है। लेकिन आप दंड से या अपराध से नहीं बच सकते, प्रोवाइडेड वो आईपीसी में डिफाइन होना चाहिए। अगर वो आईपीसी में परिभाषित है तो आपके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होना तय है। ये बात हुई। इस तरीके से एक्ट से अपराध, ओमिशन से और सडन एक्ट से अपराध, यानी विदाउट इंटेंशन। अब इसके बाद ये देखेंगे अपराध की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अपराध क्या है, कब होता है।
ये समझना जरूरी है कि क्या कंडीशंस हैं जब एक आदमी दूसरे के विरुद्ध अपराध करता है तो सीधे अपराध नहीं होगा। ए ने बी को मारने की सोच ली, जाके एकदम नहीं मार देगा, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको सोचना पड़ेगा, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। जब वो तैयारी को अंजाम देगा तब अपराध बनेगा। इसलिए अपराध 4 स्टेट से होकर गुजरता है। सबसे पहला है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है आशय बनाना। जैसे मैंने कहा कि आप किसी की प्रोग्रेस से जल रहे हैं या कोई आपको जानवर से दबा रहा है और आप ऊब गए कि अब तो मुझे इसके खिलाफ कुछ रिएक्शन करने चाहिए, तो ये आपका अपराध करने का इंटेंशन बन गया, मतलब आप में मेंस रे डेवलप हो गया। अब ये मेंस रे डेवलप होने के बाद आप उसके खिलाफ अपराध करने की तैयारी करेंगे। मान लीजिए ए बी को रोज़ घर के सामने कूड़ा पटकता है और आप बोले क्या करूँ, मैं इसको मारूंगा। बोले कहाँ मारूँ? बोले घर के सामने ही मारूंगा। देखा कि ये 10 बजे रोज़ ऑफिस जाता है, आप 9:55 पर डंडा लेके अपने दरवाजे बैठ गए। ये आपने नॉलेज भी हो गया और प्रिपरेशन भी कर ली। और जब अब ये देख लीजिए ए अपने ऑफिस से, आपका पड़ोसी 10 घर से निकलकर आपके घर के सामने आ गया है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। क्या आपने कोई अपराध किया है? आंसर विल नो, बिकॉज स्टिल यू हैव नॉट शोन योर इंटेंशन फॉर कमिटिंग ए क्राइम। आपने अभी तक अपना इरादा नहीं जाहिर किया है लेकिन कि आप उसके विरुद्ध का अपराध करने जाते हो। लेकिन जैसे ही आप डंडा लेके उठते हो उसको मारने के लिए और उसके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन यानी युक्त शंका पैदा हो जाती है कि अब आप उसको मारेंगे ही, मार सकते हैं, तो भी अपराध है, और मार दिया तो 100% अपराध है ही। ये है अपराध की चारों कंडीशंस। अब ये आप देख लिया आपने कि आईपीसी कैसे आई। अब आईपीसी में जो सेक्शंस हैं वो हैं 511, और सभी सेक्शंस में किसमें जो हैं 511 सेक्शंस में है। इसको 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जो शुरू के इसके 4 या 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं, इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि आईपीसी कब लागू होगी, कहाँ पर लागू होगी, इससे संबंधित प्रावधान ये आपके 1 से 5 तक में मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 दिया गया है जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर 2 बताता है सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण वही जो आईपीसी किन पर लागू होगी, आईपीसी के बेस में जिन पर आईपीसी आगे बढ़ेगी, उन महत्वपूर्ण बातों को डिफाइन किया गया है। आईपीसी में आगे अपराध किन पर, किस पर संहिता लागू होगी, लाइफ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, ये सब बातें आप पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन में। इसके बाद चैप्टर 3 ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको बताया गया ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड के विषय में प्रावधान। ये 53 सेक्शन से स्टार्ट होता है और 75 तक है। दंड कई तरह के होते हैं कानून में, जैसे आजन्म कारावास, पहले ट्रांसपोर्टेशन तक काला पानी की सज़ा थी, फांसी है, 10 साल टर्म्ड कारावास बोल सकते हैं, जिसमें कि एक सीमित अवधि के लिए व्यक्ति को कारावास दिए जाने का प्रावधान है। जैसे किसी ने चोरी की तो 3 साल तक का पनिशमेंट, डकैती की तो 7, चीटिंग करी तो 7 साल तक का पनिशमेंट, किसी ने किसी को मिसचीफ किया तो किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाई तो उसमें पनिशमेंट। ये इस तरह के पनिशमेंट जो बताए हैं। लेकिन जो पनिशमेंट है, आजन्म कारावास का पनिशमेंट कब 20 साल में होगा, आजन्म कारावास का मुलजिम कब 14 साल में छोड़ दिया जाएगा, ये सारी बातें आप, और दंड का अपराध क्या होगा, फाइन नहीं दे पाएगा आप आदमी तो क्या होगा, अर्थदंड के अपराध, अर्थदंड ना मिलने पर किस तरीके से कारावास होगा, ये तमाम सारी जो आईपीसी में जिन अपराधों की परिभाषा दी गई है और उन अपराधों में दंड दिए जाने का जो प्रावधान है, उसके बारे में क्या क्या दंड है, ये आप ऑफ पनिशमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4। इसमें जनरल एक्सेप्शन इसको नाम दिया गया है। जनरल एक्सेप्शन में वो बातें आएंगी कि जो आगे आप आईपीसी में पढ़ेंगे वो अपराध है, लेकिन जनरल एक्सेप्शन उन कंडीशंस को बताता है, उन बातों को बताता है जबकि एक व्यक्ति का किया हुआ अपराध नहीं माना जाता। मतलब उसका सब बातों को, परिस्थितियों को देखते हुए उसने जो कृत्य किया है उसमें उसकी आपराधिक भूमिका मजबूरी में थी या उसको लीगल राइट था, इस तरीके की बातें। मतलब हत्या भी होगी इसमें, हत्या की करेगा, हत्या का एग्जाम्पल भी आएगा, चोरी का भी आएगा, लूट का भी आएगा, कई सभी तरह के अपराध का आएगा। लेकिन सामान्य अपराध में जो कंडीशंस बताई गई हैं, यदि उसका एक्ट क्रिमिनल एक्ट भी है और इनके अंतर्गत आता है, जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, तो उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कोई अपराध नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर कटने वाली नहीं है। इसके बाद आता है चैप्टर 5 से लगा के 23 तक। चैप्टर 5 से लगा के 23 तक के जो चैप्टर्स हैं, इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट बताया गया है, जो कि सेक्शन 107 से 6 से शुरू होगा, एबेटमेंट 107 से शुरू होगा, और आपका आखिरी का सेक्शन 511 तक में ये बताया गया है किस अपराध को करने में क्या परिस्थितियां हैं, कौन अपराध कब किया जाएगा तो ये अपराध कम होगा, इस अपराध की गंभीरता ज़्यादा होगी। ये तमाम सारी जो दंड वाले अपराध हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 से लगा के 23 तक में। इसमें सारी बातें कवर की गई हैं। स्टेट के खिलाफ ऑफेंस, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ ऑफेंस, गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा ऑफेंस,
ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डिफॉर्मेशन, ऑफेंस बाय फर्जरी। जो भी समाज में आप देखते हैं चारों तरफ जो अपराध हो रहे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी कमेटी बनाई गई थी उस समय, जब 1860 का जब आईपीसी बनाया गया, उस समय उन लोगों ने भली भांति विचार किया और सभी प्रकार के सामाजिक अपराधों को इसमें कवर किया है। ये आप देखेंगे कि पुलिस को कितने डिटेल्ड पावर हैं, और कई बार आप जो घर से निकलते हैं आप पे अपराध दर्ज नहीं होते, लेकिन आप और हम अपराध करते हुए चलते हैं, क्योंकि आईपीसी एक ऐसा कानून है जब आप घर से निकलते हैं तो आपके साथ साथ चलता है। आपके विरुद्ध कोई अपराध कर सकता है, कोई आप पर अपराध कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।